बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो तमाम फैक्टर जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन पर असरअंदाज होते हैं। सो द फैक्टर नंबर वन इज़ डाइटरी चॉइसेस। द फूड पीपल चूज टू ईट हैव अ सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन देयर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आप रोज़मर्रा लाइफ में ले रहे होते हैं, आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। सो आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, दे डू ओनली ईट सच थिंग्स दैट आर ओनली फ्रॉम अ प्लांट सोर्स। उसके अंदर लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और लेंटिल्स आ जाते हैं। ऐसे लोगों का फोकस होता है कि वो सिर्फ प्रोटीन लें। जब वो प्रोटीन ले रहे होते हैं तो उनका मसल मैस तो बिल्ट हो रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा ओबेस नहीं होते और ये उनके लिए अच्छा होता है। तो वो फैट्स वगैरह के सोर्सेज के लिए मीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ख्वाह वो बीफ सोर्स से हो या चिकन, किसी भी सोर्स से अडॉप्ट करते हैं वो। तो वो फैट्स का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो इससे फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फैक्टर नंबर टू इज़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इनकम एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज कैन इन्फ्लुएंस फूड चॉइसेस एंड न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अच्छी फैमिलीज़ और अच्छे हेल्थ स्टेटस को इसलिए इन्जॉय करते हैं बिकॉज दे हैव सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम। उनका रोज़गार बहुत अच्छा होता है। वो ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ऐसे फूड इजीली दे सकते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। लेकिन अब हम दूसरी दूसरी तरफ देखेंगे, ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। सो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके फूड एंड न्यूट्रिशन पे। द थर्ड वन एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। Cultural factors, traditions, and social norms can influence dietary preferences and habits. As a Muslims, हमें हलाल और हराम फूड के दरमियान में एक सिलेक्शन करनी पड़ती है। अब हम वो चीज़ें खाएंगे जो हमारे लिए हलाल है, और हलाल चीज़ों का न्यूट्रिशन पैरामीटर्स जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, जबकि हलाल के अंदर डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं उन फूड्स के। अब जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं एक इस्लामिक कल्चर के अंदर रहते हुए, किसी भी सोर्स से मीट लिया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री से, फ़िश से, और इसके अलावा मटन और बीफ, दे आर कंसीडर्ड हलाल इन इस्लाम एंड दे प्रोवाइड अ सफिशेंट सोर्स ऑफ फैट्स एंड अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। फोर्थ वन इज़ फूड अवेलेबिलिटी। अब हमारे एरिया के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत मैटर करती है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से मुराद ये है कि हमारे आसपास एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर अच्छा, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है, जो कि अगर हम कंज्यूम करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम तो हम एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट इंजॉय अ गुड हेल्थ। द अदर पॉइंट इज़ फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग मेथड। फूड को कुक किन टेक्निक्स के ज़रिए किया जा रहा है। सम फूड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग की मिसाल देने वाला हूँ। अगर एग को हम बहुत ज़्यादा देर के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल इसलिए करते हैं कि वो हमें जल्दी प्रेजेंट कर सकें या हम जल्दी खा सकें, तो उससे होगा क्या, एग के अंदर एग का सोर्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें उससे प्रोटीन लेना होता है। तो अगर हम ज़्यादा देर तक एग को बॉईल करते हैं तो उसका प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा। मीन्स टू से कि आप एग ले तो रहे हैं, उससे आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगी, उसका प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा और वो फूड आपके किसी काम का नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ एरियाज़ ऐसी हैं जहाँ पर बारिशें बहुत कम हो रही हैं, या फिर वहाँ पे वाटर का सोर्स बहुत कम है। वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए मैंडेटरी थिंग है वाटर। अगर हमें वाटर ही वहाँ पर सही नहीं मिल रहा तो हम कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, और कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम फूड अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। फूड के लिए हमें फिर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा अडॉप्ट करने के लिए, लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम वही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, और अवेलेबल चीज़ें क्योंकि नाकिस होती हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो फिर ऐसा होगा कि हमारी हेल्थ के ऊपर इसके बहुत डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स होंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन में।
हम छोटी उम्र से ही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाते हैं कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी। बच्चे बड़े चूज़ी हो जाते हैं। फिर उस चूज़ी इन्वायरमेंट के अंदर रहते रहते उनका साइकोलॉजिकल मेकअप इस कदर चेंज हो जाता है कि वो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो हमें न्यूट्रिशन और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वो बच्चे ले नहीं रहे हैं, और जब वो लेंगे नहीं तो वो अच्छी हेल्थ भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हमारे ईटिंग हैबिट्स को भी चेंज करता है, और हमारी लाइफ के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं। और हमारी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंसेस का मतलब है फूड एंड न्यूट्रिशन को पुअरली इन्फ्लुएंस कर रहा है। फूड सेफ्टी, फूड की प्रोडक्शन के टाइम पर कल्टीवेशन यानी कि हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन से लेकर आपकी प्लेट तक उसको सेफ प्रिजर्वेशन, उसको किस तरह हाइजेनिक कंडीशन के अंदर रखा जा रहा है, दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस food and nutrition. Government policies, regulation and policies can influence food production, labeling and accessibility. Education and knowledge. Understanding nutrition and making informed choices is essential for maintaining a healthy diet. That is very important thing. हम education प्रोवाइड करते हैं लोगों को, डाइटिशियन का, एक लेक्चरर का, जो कि डाइट से कंसर्निंग लेक्चर होता है, उसका काम ही सिर्फ यही होता है। वो आपको एक अच्छे हेल्दी फूड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि कौन से फूड आपको खाने चाहिए, कौन से रोक देने चाहिए, कार्ब्स की कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, फैट्स की कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, कितनी को इग्नोर करना चाहिए। जब ये स्टैंडर्डाइज नॉलेज हमें मिलना शुरू हो जाता है तो हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन का इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इसी से हमारी हेल्थ जो है वो स्टेबल रहती है और अनस्टेबल भी हो सकती है। फूड प्राइसिंग, जी, तो फूड प्राइसिंग के अंदर हम बात कर लेते हैं कि एक अच्छा फूड मार्केट के अंदर ऐसे रेट्स में भी अवेलेबल होता है जो बहुत कम होते हैं, और अगर ब्रांड्स की तरफ गौर किया जाए तो, बिज़नेस की तरफ गौर किया जाए तो फूड की प्राइसिंग को हाई भी किया जा सकता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जो इकनॉमिकली स्टेबल होगा वो अच्छे फूड को परचेज़ कर सकेगा, जो अनस्टेबल होगा वो अच्छा फूड ना तो परचेज़ कर सकेगा, और जाहिर है जब वो परचेज़ नहीं करेगा तो वो अपने बच्चों को भी नहीं दे सकेगा, और इसके बड़े डिलीटेरियस और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। लाइफस्टाइल एंड फिज़िकल एक्टिविटी। अब लाइफस्टाइल की हम बात कर लेते हैं। आजकल हम अपने डे की स्टार्टिंग करते हैं, इतने ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर बिज़ी हो गए हैं, हम अपने डे की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जैसी हमारी रूटीन चल रही है वैसे ही रात हो जाती है, उसी रूटीन के अंदर ट्रैप्ड हैं, कुछ नया करने की ना तो टाइम होता है ना हम कोशिश करते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी ऑफिस में रह कर एक ही चेयर के ऊपर बैठ कर एक ही जगह के ऊपर रहने के बाद हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और जब फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे मेटाबॉलिज़्म के ऊपर बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। जब मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाएगा, द फूड वी आर ईटिंग दैट वी आर कंज्यूमिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, बट उसकी एसिमिलेशन नहीं होगी। एसिमिलेशन नहीं होगी मतलब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरे बॉडी के अंदर एडिकेटली नहीं हो सकती। तो इसका बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। द अदर थिंग इज़ हेल्थ कंडीशन. Some people are suffering from such type of diseases like cancer, like hepatitis, like tuberculosis and other diseases. तो ऐसे केसेस के अंदर हमें फूड जो है बड़ा देखभाल कर इस्तेमाल कराना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खिलाना बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आज का टॉपिक मैंने कवर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।